हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बेहतर होंगे और अपनी लर्निंग को बढ़िया से एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि एकेडमिक्स स्टार्ट हो चुका है। तो मुझे कई सारे बच्चों के मैसेज वगैरह आ रहे थे कि जो है सर आप भी न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह स्टार्ट करिए, है ना? जिनको भी न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ना है, सेमेस्टर 5 के लिए हम बात कर रहे हैं, है ना? इसके लिए सेमेस्टर 5 के लिए, सेमेस्टर 5 आपके पास दो पेपर हैं, एक न्यूमेरिकल एनालिसिस है और एक मैथमेटिकल एनालिसिस है। ठीक, न्यूमेरिकल एनालिसिस तो मैं पढ़ाऊंगा, मैथमेटिकल अगर हो पाएगा तो पढ़ाऊंगा। फिलहाल मेरे सहारे मत रहिएगा आप लोग, ठीक है? मैं पूरी बात, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल एनालिसिस मैं कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा मतलब वादा है। भले एक ही पढ़ाऊँ लेकिन कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो न्यूमेरिकल एनालिसिस हाँ, लेकिन अगर मैथमेटिकल एनालिसिस मेरे से ही आपको पढ़ना है तो मैंने एलयू अपडेट पे स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसका सिलेबस क्या होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, है ना? न्यूमेरिकल एनालिसिस का सिलेबस 4 यूनिट होती हैं, आपको पता है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। इसलिए मैंने बाहर से ना करके इसी पे मैं डिज़ाइन कर दिया हूँ। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर 1 आएगा वो होता है सोल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो उसमें आपको ये सब इक्वेशन सोल्यूशन में आपको बाइसेक्शन, सीकेंट, रेगुलर फार्सी, न्यूटन रेप्शन और न्यूटन्स मेथड ऑफ मल्टीपल रूट, है ना, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद इंटरपोलेशन आएगा, लैंग्राज, हर्माइट, डिफरेंस स्कीम, डिवाइडेड डिफरेंस, इंटरपोलेशन, फार्मूला। ये यूनिट 1 का है ना? ऐसे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, उसका क्वाड्रेचर फार्मूला क्या होता है ना? और गॉस एलिमिनेशन, एलयू डिकम्पोजिशन क्या होता है, और इटरेटिव मेथड में जैकोबी, गॉस, सेडियल, ये सारे मेथड आ जाएंगे। अलजेब्रिक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। और आपका जो यूनिट 3 है न्यूमेरिकल सोल्यूशन ओडी का क्या होगा, आइलर्स मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। रंजी कुत्ता मेथड है, मल्टी स्टेप मेथड है ना? मिलने सिम्पसन मेथड है, सिम्पसन 1/3, 3/8 वगैरह वगैरह, इस टाइप के अप्रॉक्सीमेशन मिलेंगे। लीस्ट स्क्वायर पॉलिनॉमियल कैसी होती हैं, यूनिफॉर्म अप्रॉक्सीमेशन, सेबिसिव पॉलिनॉमियल का अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है। तो ये हमारे पास सिलेबस है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जानते हैं, तो इसीलिए मैंने एक ही स्लाइड में ऐड कर लिया है। और मेरा कंसर्न है इसको पढ़ाना। टोटल जो चैप्टर्स में डिवाइड है ना, मैं इसको चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ। जैसे यूनिट 1 2-3 चैप्टर में आपके पास आएगी, है ना? तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो चैप्टर्स में क्या सिलेबस होगा। चैप्टर, मैं चैप्टर वाइज इसको डील करने वाला हूँ आपसे। तो पहला चैप्टर आपके पास है सॉल्यूशन अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। दूसरा चैप्टर आपके पास है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट differences and interpolation with equal interval. Interpolation with equal interval, ठीक। और तीसरा चैप्टर आपके पास है इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल, इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आएगा सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन, ठीक। इसके आगे वाला चैप्टर हमारे पास आएगा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक। फिर आएगा साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन।
फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर द अलजेब्राइक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, अलजेब्राइक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। इसके बाद आएगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडी और एनी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडी, ठीक, और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडी। फिर आएगा डिफरेंस इक्वेशन अप्रॉक्सीमेशन लास्ट में, फिर आएगा डिफरेंस इक्वेशन, राइटिंग अच्छी नहीं बनती है मैनेज कर लेना। फिर आएगा अप्रॉक्सीमेशन, ठीक। उसके बाद आएगा लीनियर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, लीनियर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। तो इतने चैप्टर्स आपके पास हैं, इनको आपको पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। देखो इसमें जो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो फार्मूले इसके हैं ना वो थ्योरेटिकल थोड़े होते हैं, तो इसमें तुमको थोड़ी सी बोरियत भी आ सकती है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इसको पढ़ने में थोड़ी सी आपको बोरियत आ सकती है। जैसे पहला ही चैप्टर बहुत अच्छा रख दिया इन्होंने, सोल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल। ये जो चैप्टर है सोल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल, इसके बाद वाले जो चैप्टर हैं उनमें थोड़ा तुमको रिलैक्सेशन मिलेगा, आसान लगेगा। आसान ही भी है, टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तुमको ऐसा लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा ये मैथ थोड़ी है, ये तो सब थ्योरी सर लिखवा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है ये, सोल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ठीक। तो मैं इसके बारे में आपसे बात करूँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या करना है, कैसे पढ़ना है, और उसका सोल्यूशन क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल और अलजेब्राइक का, सारी चीज़ें। पहला चैप्टर हमें स्टार्ट करना है सोल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ठीक। इसके बारे में हमको बात करनी, तो हम कैसे करेंगे। देखो आपको इक्वेशन दे जाएंगी, अलजेब्राइक इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब जैसे इस तरीके से स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एक ये पॉलिनॉमियल दिया गया। ट्रांसेंडेंटल में पॉलिनॉमियल के अंदर ऐसा कर दें e की पावर एक्स माइनस साइन एक्स बराबर जीरो, इनको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में मतलब वो पॉलिनॉमियल अगर नहीं है तो ट्रांसेंडेंटल टाइप की इक्वेशन होगी, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, लॉग फंक्शन आएगा, पाई आएगा, साइन एक्स आएगा, इस तरीके से। तो अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल के बारे में थोड़ा सा ऐसा, ठीक। तो जैसे अलजेब्राइक इक्वेशन के रूट को फाइंड करना है, इसमें जो है सोल्यूशन देखना। सोल्यूशन का मतलब अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल के इक्वेशन को रूट को फाइंड करना। रूट को फाइंड करने का मतलब ये हुआ, इसमें ये हमें बताता है, अब ये मैं नहीं लिखवा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ लाइक दिस, ये सब आप लोग देख सकते हैं, ठीक। रूट को फाइंड करने का मतलब हुआ कि जैसे एफ एक्स बराबर जीरो हुआ, अगर मैं इन सिंपल देखूं तो जैसे यहाँ से निकलेगा हमारा e की पावर x बराबर साइन ऑफ x, है ना। तो हम क्या करेंगे, साइन ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे, इसमें साइन ऑफ x का ग्राफ ऐसे बना लो, और e की पावर x का ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनता है इस तरीके से, है ना। तो आप देखेंगे कि साइन ऑफ x को e की पावर x जितने पॉइंट पे कट करता है वो सब इसके सोल्यूशन होंगे। जितने पॉइंट पे कट करता है, एक ए पॉइंट हो गया, एक ए पॉइंट हो गया, आगे जाता रहेगा और इन पॉइंट्स को कट करता रहेगा, है ना, इस तरीके से। तो यही सोल्यूशन हो गया इसका। तो कहते हैं बहुत आसान है, लेकिन इन सोल्यूशन को अप्रोक्सीमेशन से मतलब कैसे फाइंड किया जाता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस से, मतलब रूट तक अप्रोक्सीमेट हम कितना पहुंच सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई ग्राफ है हमारे पास इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कोई ग्राफ है, ठीक, और ये इसके नीचे है तो ये नेगेटिव हो गया, इसके ऊपर है एक्स एक्सिस के तो ये पॉजिटिव ग्राफ हो गया। तो इस ग्राफ के अंदर देखना, जैसे रूट हमारे पास ये है, यहाँ पर पहुँचना है, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए कई सारे आपको मेथड मिलेंगे। जैसे आपको सीकेंट मिलेगा, बाई सेक्शन मिलेगा, न्यूटन रेप्शन मिलेगा, सीकेंड मेथड, बाई सेक्शन मेथड और न्यूटन रेप्शन मिलेगा। और इसके अलावा क्या होता है हमारे पास, भूल गया मैं, बताओ। सीकेंड मेथड हो गया, बाई सेक्शन हो गया, न्यूटन रेप्शन हो गया, तो मैं देखता हूँ, भूलने का आदत बहुत है। बाई सेक्शन हो गया, सीकेंट हो गया, हाँ। और हमारे पास एक होता है इटरेटिव मेथड, है ना, फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन जिसे बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट
इटरेशन मेथड, है ना। एक ये हमारे पास हो गया, और एक हमारे पास होगा मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, जिसे रेगुलर फॉल्स बोलते हैं। मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, ऑफ फॉल्स पोजीशन। अब ये सब हैं, ये मेथड हैं, इनसे हम रूट फाइंड करेंगे। ये सब एग्जैक्ट रूट नहीं देते हैं, अप्रॉक्सीमेटेड रूट देते हैं। एग्जैक्ट रूट तो नहीं देंगे। एग्जैक्ट रूट तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, अगर बन रहा है तो 2x+3, है ना, -3 करके, 3 के ऐसे टुकड़े माइनस करने पे हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो 3 - 2 आ जाए, तो 3 - 1 कर लोगे, यहाँ से आ जाएगा, है ना। तो इसमें हमें बेसिकली यही पढ़ना है कि रूट के बारे में बात करनी है, और रूट कहाँ पे अप्रोक्सीमेट हो रहा है, कौन सा मेथड ऐसा होगा जो रूट को बहुत जल्दी से अप्रोच करेगा। अप्रोच करने का मतलब है कि रूट की तरफ जाना, यानी रूट की तरफ कन्वर्ज करना, है ना। जैसे हमारे घर जाने के 10-20 रास्ते हैं, तो उसमें से कौन सा रास्ता ऐसा होगा जिससे मैं जल्दी पहुंच जाऊं। तो वही है, ये रूट देने के सारे मेथड लिखे हुए हैं, सीकेंट, बाइसेक्शन, न्यूमेरिकल, न्यूटन रैप्शन, फिक्स पॉइंट इटरेशन, और मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, जिसे रेगुलर फॉल्स कहते हैं। इन मेथड्स के थ्रू हम क्या करेंगे, रूट की तरफ जाएंगे। अब वो बताएगा कि रूट में कौन सबसे तेजी से भागता है। तेजी से भागने में मतलब रूट की तरफ तेजी से कौन जाता है, तो वहां से कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास रेट ऑफ कन्वर्जेंस का। तो हम इसमें इन सब मेथड्स को पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पहले तो मेथड देखना है, मेथड देखने के बाद हमें रेट ऑफ कन्वर्जेंस देखना। तो इन मेथड देखने के लिए, मतलब मेथड्स को समझने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, वो सारी चीज़, मतलब एरर मिलेगी। एरर, एरर क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे मैं मान लेता हूँ कि पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3.1416, आगे ये चलती चली जाती है, ये कभी रुकती नहीं है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो कहने का मतलब है ये पाई है। अब ये पाई की आप यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे सकते हैं, है ना। तो एरर इसी में आती है, इसी को हम कहते हैं एरर। एरर हमारे पास क्या आएगी, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसको हम बोलते हैं एरर। उसके अंदर कुछ एरर आएगी, जैसे अगर किसी ने यहाँ पे तुमको दे दिया कि 6 पे ये बंद हो गया, पाई की वैल्यू आपको दे दी 3.1416, है ना। तो पाई की मान लो, अगर आपको वो दे के रखा है कि ये इतनी अप्रोक्सीमेट ट्रू है, मतलब हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू पाई की ये होती है ट्रू वैल्यू, है ना। तो ट्रू वैल्यू से अप्रोक्सीमेटेड घटा दोगे, तो वहाँ से हमको एरर पता चल जाएगी। और एरर के बारे में बहुत कुछ जानना है बाकी है, ध्यान दो। थोड़ा सा और समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। जैसे आई की वैल्यू अगर मैंने ए लिखी 3.1416 इस तरीके से, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होंगी, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब बात यह है कि 5 सिग्निफिकेंट डिजिट कौन कौन सी हुई, ये सारी की सारी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई। फिर इसको बोल सकते हो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे, लेकिन अगर ऐसा लिख दें हम वैल्यू को 0.46461 इस तरीके से, तो जो पॉइंट है ना, point के आगे अगर 0 लिखा है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएंगे हमारे पास, है ना। लेकिन अगर ये ऐसे नंबर लिखा हो हमारे पास 0.023 इस तरीके से, तो इसके पास पॉइंट के बाद और पॉइंट के पहले वाले 0 से मतलब नहीं होता है, तो इसे भी इसके पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएंगी। लेकिन अगर ये नंबर ऐसा लिखा होता है 0.203, तो पॉइंट के पहले वाले 0 को हटा दो, बाकी सबको काउंट कर लो, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आपको मिल जाएंगी। समझ में आ रहा है। अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा मिले आपको 2 पॉइंट मल्टीप्लाई 10⁴, दूसरा नंबर 2.560 मल्टीप्लाई 10⁴, तीसरा नंबर 2.5600 मल्टीप्लाई 10⁴। अब इसके पास सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में बात कर रहा है, तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट इसके पास होंगी, है ना। अब ध्यान दो, इस वाले 0 से कोई मतलब नहीं होगा, इस टाइप के जो 0 होते हैं उनको हम निकाल कर बाहर कर देते हैं, तो सिग्निफिकेंट डिजिट इसके पास 3, ये आप लोग बताइएगा।
थोड़ा सा आइडिया ले लो सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में, हम क्या कह रहे हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे मान लो 4213 लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो अगर डेसिमल के 2 प्लेस तक हमें इसे जाना है ना, तो 2 प्लेस तक जाना है और इसमें क्या करना, राउंड ऑफ करके लिखना। तो यहाँ पे अगर 5 से बड़ा नंबर होता तो ये बढ़ा देते, 5 से छोटा है तो ये 4.1 ही लेंगे हम नंबर, है ना। लेकिन अगर मान लो ये 4.26 होता तो हम क्या करते, अगर यहाँ पे भी 5 होता तो हमें 2 डिजिट तक लेना है तो 4.27 कर देते, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप, है ना। न्यूमेरिकल एनालिसिस से हमें एरर देखना है, एरर के बाद बाकी हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल निकालना तो सिखाएंगे। अब एरर का टाइप क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। लिखो पहले, सबसे पहले हेडिंग डालो इनहेरेंट एरर। इनहेरेंट एरर, ये एरर हमारे पास क्या होती, एरर कहती है कि द एरर विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर इट्स सोल्यूशन, उसको इनहेरेंट एरर बोलते हैं। क्या, द एरर विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट, already present which is already present in the statement of the problem, in the statement of the problem before its solution, before its solution, उसका सॉल्यूशन निकालने के पहले अगर उसके अंदर कोई एरर प्रेजेंट होती है तो उसको हम इनहेरेंट एरर बोलते हैं। क्लियर, ओके, ये पहली हो गई। दूसरी एरर किस टाइप की होगी हमारे पास, राउंडिंग ऑफ एरर, है ना, जो ये हम राउंड ऑफ करके निकालते हैं, इस टाइप से नंबर है ना, टाइप से नंबर, उसको राउंडिंग ऑफ एरर बोलते हैं। जैसे पाई का ऐसा कोई नंबर दे दें तो इसके अंदर एरर प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रोक दिया, लेकिन पाई रुकने वाला थोड़ी, वो तो आगे चलता ही रहेगा, इसको इनहेरेंट एरर बोलेंगे, ठीक। और दूसरी एरर हमारे पास आएगी राउंडिंग ऑफ एरर, राउंडिंग ऑफ एरर, इसके बारे में आप क्या कहने वाले हैं, देखो। राउंडिंग ऑफ एरर क्या होती है, दिस एरर इज द क्वांटिटी, दिस एरर इज द क्वांटिटी which must added to finite, which must added to finite, which must added to finite representation of a computed representation of a this error is the quantity which must added to the finite representation of the computed number in order to make up the computed number, in order to make it true representation, make it true representation। ठीक, इसको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ एरर। अब हमारे पास आती है एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, जो ट्रू वैल्यू होती है उससे आप क्या करो, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को हटा दो, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है हमारे पास, ट्रू वैल्यू से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मॉडुलस ले लो, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये होती है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। दूसरी निकलती है एक रिलेटिव एरर, उसके बारे में देखो, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर हमारे पास क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर
मतलब रिलेटिव एरर ये होती है हमारे पास ट्री वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इसको ऐसे लिख रहे हैं, अपॉन नीचे आएगा मॉडुलस ऑफ ट्रू वैल्यू, दिस इज अ रिलेटिव एरर। एक और एरर आती है जिसे हम बोलते हैं ट्रंकेशन एरर। ये कब निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रंकेशन एरर। ट्रंकेशन एरर लिख लेते हैं, इसके बारे में फिर समझाते हैं। लिखिए, दिस एरर कमिटेड इन अ सीरीज अप्रोक्सीमेशन, दिस एरर इन अ this error committed in a series approximation, series, this error committed in a series approximation can be evaluated by Taylor series, can be evaluated by series। कहने का मतलब ये है जो ट्रंकेशन एरर आपको मिलेगी वो क्या, सीरीज, मतलब जो सीरीज आप ओपन करते हैं, कौन सी सीरीज ओपन करते हैं, आपने सीरीज पढ़ रखी होगी, टेलर सीरीज, माइक्लॉरियन सीरीज, है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह में आपने पढ़ रखी होगी सीरीज के बारे में, है ना। तो वहां से हमको क्या मिलती है, ट्रंकेशन एरर मिलती है। जिससे ट्रेलर की, मतलब आप ये समझ लो ट्रंकेशन एरर टेलर और मैकलॉरियन ऑरियन सीरीज के अंदर ही लगता है ना। बेसिकली टेलर सीरीज में आने वाली जो एरर होती है उसको ट्रंकेशन एरर कहते हैं। किस तरीके से आती है, जैसे मान लो कि x बराबर a हमारे पास है पॉइंट, है ना, इसके अबाउट टेलर सीरीज अगर आप ओपन करोगे तो कैसी मिलेगी टेलर सीरीज, आपको पता है ना। आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल कैलकुलस से, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन में आपको पढ़ाया गया होगा टेलर सीरीज के बारे में। ये हमारे पास आती है टेलर सीरीज ऑफ एफ एक्स अबाउट एक्स बराबर ए अगर टेलर सीरीज देखोगे तो हमारे पास क्या होगी, ये ऐसी होती है, एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए का डैश अपॉन 1 फैक्टोरियल, साथ में एक्स माइनस ए, है ना, प्लस होता है हमारे पास एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ ए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से टेलर सीरीज हमारी ओपन होती है। मान लो अगर हम एच को ले लेते हैं इंटरवल की लेंथ बी माइनस ए, लेंथ ऑफ इंटरवल ले लेते हैं, एच बराबर इससे लेंथ ऑफ इंटरवल, इंटरवल की लेंथ हम क्या ले लेते हैं ऐसे, एच बराबर बी माइनस ए। ओके, तो अगर लेंथ के इंटरवल हमारे पास ए है तो हमारे पास किस तरीके से ओपन होगा वो चीज़ देखो, मतलब जहाँ यहाँ एक्स माइनस ए है उसको हम एच लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि एक्स को बी लिख देंगे, बी हमारे पास जो होगा ए, मतलब जो इंटरवल होता है ए कामा बी, इसकी लेंथ कैसी आएगी, इसी तरीके से तो इंटरवल की लेंथ आएगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो एफ एक्स अब हमारे पास आएगा वो किस तरीके से आएगा, वो आएगा हमारे पास एफ ए एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस ला यहाँ आएगा एच की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए, यानी एन एथ डेरिवेटिव है ये, प्लस हम क्या लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एच की पावर एन प्लस एन, मतलब जो हायर टर्म है उनको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, यानी उनको मैं छोड़ रहा हूँ, है ना। या इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स माइनस ए की पावर एन एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस आर लिख लो, आर का मतलब होता है रिमाइंडर, जो आगे की टर्म है, तो आगे की टर्म हमने उसको लिख लिया ऑर्डर ऑफ एच प्लस एन की पावर है ना। तो हेयर इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे लिखो हेयर ऑर्डर ऑफ एच की पावर एन प्लस वन means that the truncation error of the truncation 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 error is of the order, is
ऑफ द एच की पावर एन प्लस वन, ठीक, या यूं कह लो इट इज प्रोपोर्शनल टू एच की पावर एन प्लस वन। तो ट्रंकेशन एरर ऑलवेज आपको टेलर सीरीज या लॉरेंट सीरीज में मिलने वाली है ना। तो जो हमारे पास एन तक के टर्म होते हैं उनको रोक लेते हैं, उसके बाद आगे वाले जो टर्म आते हैं तो उसमें जो लेंथ ऑफ द इंटरवल होती है एच की पावर एन प्लस वन, उसका जो ऑर्डर होता है वही हमारे पास ट्रंकेशन एरर होती है, ठीक। ऑर्डर ऑफ एच की पावर एन प्लस वन का मतलब ये हो गया जो ट्रंकेशन एरर है वो इतने ऑर्डर की हो गई, क्लियर। अब जैसे अगर हम देखें जीरो ऑर्डर टेलर सीरीज, ध्यान दो लिख रहे हैं जीरो ऑर्डर टेलर सीरीज, इसके बारे में देखो, जीरो ऑर्डर टेलर सीरीज मतलब जो टेलर सीरीज है उसका ऑर्डर जीरो, मतलब जीरो ऑर्डर हो, इसका मतलब क्या होगा कि जीरो ऑर्डर का मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ एच मिले। तो जैसे आप एफ एक्स की जब टेलर सीरीज ओपन करते हो तो सबसे पहले आपके पास आता है एफ ए, फिर हमारे पास क्या आता है एच अपॉन वन फैक्टोरियल, तो हमें ऑर्डर ऑफ एच ही चाहिए क्योंकि जीरो ऑर्डर टेलर सीरीज है, तो इसको मैं ऑर्डर ऑफ एच लिख सकता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे एच की पावर कितनी है जीरो है, यहाँ पे एच की पावर कितनी है जीरो है, तो जीरो ऑर्डर टेलर सीरीज में एच की पावर कितनी रहती है जीरो रहती है। अगर बात करें फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज, फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज जीरो ऑर्डर लिख लेना है यहाँ पे, जीरो ऑर्डर टेलर सीरीज फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज क्या होगी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, यानी ऑर्डर अब की बार किसका चाहिए एच स्क्वायर का, फर्स्ट ऑर्डर में एच स्क्वायर का ऑर्डर हमको चाहिए। तो हमारे पास अब की बार जो एफ एक्स निकलने वाला है वो कैसा आएगा एफ आएगा प्लस एच एफ डैश ए आएगा प्लस ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर, जो एच स्क्वायर वाली टर्म है उसको ऑर्डर लिख लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रंकेशन एरर ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर की, यहाँ पे ट्रंकेशन एरर ऑर्डर ऑफ एच की है। ये बात समझ पा रहे हो, क्लियर, ओके। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको और क्लियर होगा, देखो ध्यान दो। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एफ एक्स बराबर हमको एक पॉलिनॉमियल दिया गया है, ऐसा कुछ एफ एक्स बराबर दिया गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टेन, ये हमको पॉलिनॉमियल दिया गया। अब मैं कह रहा हूँ टू कैलकुलेट एफ वन यूजिंग टेलर सीरीज, यस, ठीक। तो जैसे आप यहाँ से एफ वन निकालोगे तो क्या आएगा वन माइनस थ्री प्लस फाइव माइनस टेन ऐसे आएगा, इसमें एक्स की जगह पे हमने वन रख दिया तो हमारे पास क्या आ गई माइनस सेवन आ गई, माइनस सेवन क्या आ गई एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, एग्जैक्ट वैल्यू कहो या वैल्यू कहो एक ही बात है, ठीक। तो लेट करते हैं h बराबर क्या x माइनस ए, यही लेट किया था। तो h बराबर x की जगह पे आपने क्या रखा वन, का मान क्या है जीरो, मैं जीरो के करस्पॉन्डिंग इसको क्या कर रहा हूँ टेलर सीरीज को ओपन किया हो जीरो के करस्पॉन्डिंग, क्लियर। तो जब जीरो के करस्पॉन्डिंग इसको ओपन कर रहा हूँ तो एफ एक्स बराबर हमारे पास जो टेलर सीरीज आती है वो कैसी हो जाएगी जीरो ऑर्डर की, देख रहे हैं जीरो ऑर्डर, एफ एक्स बराबर जीरो ऑर्डर की टेलर सीरीज हमारे पास कैसी रहती है एफ ए रहती है प्लस ऑर्डर ऑफ एच रहता है, यही तो रहता है। ऑर्डर ऑफ एच को हम समथिंग जीरो के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है तो लगभग हम जीरो मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ एच को, ठीक। तो यहाँ से हमको पता चला कि x बराबर वन ले लो और जीरो के करस्पॉन्डिंग ओपन कर रहे हैं तो ए हमारा जीरो हो जाएगा, तो एफ वन हमारा एफ जीरो के बराबर होगा, एफ जीरो रखोगे तो क्या आएगा माइनस टेन आएगा। तो यहाँ पे आपको एरर मिली कि नहीं बताओ, एरर एरर होता है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू हमारे पास माइनस सेवन माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू माइनस टेन है तो माइनस माइनस प्लस टेन, कितनी एरर मिली तीन यूनिट एरर हमको मिली, जीरो ऑर्डर टेलर सीरीज में ट्रंकेशन एरर हमको तीन यूनिट मिली, समझ पा रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा और इसको समझाता हूँ। यहाँ पे हमने देखा कि जीरो ऑर्डर टेलर सीरीज में जो ट्रंकेशन एरर मिली वो तीन यूनिट मिली। अगर मैं मान लो फर्स्ट ऑर्डर ले लेता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर की भी बात कर सकते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो जब फर्स्ट ऑर्डर लेंगे तो हमारे पास पॉलिनॉमियल क्या होती है इस तरीके से होता है एक्स बराबर एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए प्लस ऑफ एच स्क्वायर, इस तरीके से चलता है। तो अब की बार हम क्या करेंगे एफ वन निकालते हैं इसका, है ना। तो एफ वन हमारे पास क्या आएगा
F1 आएगा क्योंकि 0 के करस्पॉन्डिंग है, F0 हो जाएगा, H डैश 0 हो जाएगा। ए को 0 ले लो और इसको जो है अप्रॉक्सीमेट 0 मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर को। तो मतलब जो पॉलिनॉमियल है उसके अंदर पॉलिनॉमियल हमारे पास क्या थी, एफ एक्स बराबर हमको दिया है, क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस दिया है 3x² प्लस दिया है 5x माइनस 10 दिया गया। क्या करेंगे, एफ डैश एक्स यहाँ से निकालेंगे क्योंकि हमें एफ डैश 0 भी चाहिए। तो जब करेंगे तो आपके पास आएगा 3x² माइनस का आएगा 9x प्लस का आएगा 5। अब जैसे ही एफ डैश 0 आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 5, ठीक। और F1 की वैल्यू तो आपको पहले से पता है, तो F1 समझते रहना बात को। F1 और F0 की वैल्यू हमारे पास पहले से हमको इसके बारे में भी आइडिया है, तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं और देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। यहाँ पे रखो, देखो F1 बराबर हमारे पास क्या आएगा, F0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 10। H हमारे पास तो 1 है, यहाँ से एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, है ना। तो एरर हमारे पास जो आएगी, एरर आएगी ट्रू वैल्यू हमारे पास कितनी है, -7, और ये आ गया 5 पर क्या हो गया, -2, है ना। एब्सोल्यूट एरर की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। एब्सोल्यूट एरर अगर यहाँ पे ना देखें तो हमारे पास -2 यूनिट की आएगी। एरर कितनी आ गई हमारे पास, -2 यूनिट। अब देखो, अगर आप थर्ड की बात करोगे, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, 0 ऑर्डर हो गया, है ना। अगर आप थर्ड ऑर्डर की बात करो, थिंक अबाउट दैट थर्ड ऑर्डर। अगर आप थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे, ट्रंकेशन एरर के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो एफ एक्स बराबर आएगा हमारे पास एफ प्लस एच एफ डैश ए प्लस H² / 2 एफ डबल डैश ए प्लस ऑर्डर ऑफ एच क्यूब। थर्ड ऑर्डर में ये आ जाएगा, नहीं एच क्यूब नहीं जाएगा, ये आएगा H³ / 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस आएगा ऑर्डर ऑफ एच की पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ कि h की पावर 4 के आगे वाले सारे टर्म 0, लेकिन ध्यान दो जो 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल था, जो 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल आपके पास था, 3 डिग्री तक जब उसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट टर्म चला आएगा, है ना। तो जब कांस्टेंट टर्म चला आएगा तो ये हमारे पास पूरा पूरा फंक्शन निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नो एरर, कोई भी एरर प्रेजेंट नहीं रहेगी। लेकिन 0 ऑर्डर में एरर मिल रही है, फर्स्ट ऑर्डर में एरर मिल रही है, सेकेंड ऑर्डर निकालोगे उसमें भी एरर मिलेगी, बस थर्ड ऑर्डर के या उससे आगे वाले जो आने वाले ऑर्डर हैं उसमें एरर नहीं मिलेगी। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, फिर से पाई पे थोड़ा पहुंचते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू अगर आप अप्रॉक्सीमेट करें तो क्या आएगा, पाई की वैल्यू 3.14159 मतलब ये उसने दिया है, ये उसने दिया कि यही वैल्यू होती है पाई की, उसने ये दिया कि यही वैल्यू होती है। तो मैं मान लेता हूँ इसको एग्जैक्ट, हालांकि ये एग्जैक्ट है नहीं, ये डॉट 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 करोगे ये आगे तक जाएगा, लेकिन उसने दे के रखा है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू ही है, ट्रू वैल्यू ही है, ऐसा उसने दे के रखा है। तो आप क्या करोगे, दो तरीके आपके पास हैं, या तो आप चॉपिंग करोगे, तो चॉपिंग करने का मतलब है कि इसको काट दो यहाँ से, जैसे मान लो कि ये वाला पॉइंट ले लो 1415 तक रोक दो, चॉप कर दिया। या राउंड ऑफ करने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे 9 है, राउंड ऑफ करोगे तो ये आ जाएगा 3.1416 करके आ जाएगा, या राउंड ऑफ कर सकते हो, है ना, राउंड ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ से जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर आएगी, एब्सोल्यूट एरर वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू माइनस मेशन वैल्यू। इसको जब करोगे, जैसे मैं चॉपिंग वैल्यू यहाँ, चॉपिंग वाली वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, तो 3.14159265 से माइनस करोगे आप 3.1415, तो यहाँ पे आपके पास एरर क्या मिलेगी, 0.00, कितनी बार 0, 4 बार 0, 9265, दिस इज अ एरर। तो अगर आपको इसकी रिलेटिव एरर निकालनी है आर ए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट एरर
ट्रू वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे जब रखोगे तो आपके पास ये आ जाएगी हमारे पास कैसी, रिलेटिव एरर। मतलब ऐसा अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये एब्सोल्यूट, मतलब आपको ये ट्रू वैल्यू दी गई है, एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है, हालांकि ये पाई की इतनी एग्जैक्ट वैल्यू होती नहीं है, चलती रहती है, लेकिन अगर ऐसा वो दे रहा है तो हम वर्क कर सकते हैं इस पर, फिर कोई दिक्कत। ओके, इसके बाद आता है अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल पॉलिनोमियल, है ना। अलजेब्राइक पॉलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्राइक पॉलिनोमियल हम उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं, है ना, किसी रूट को अलजेब्राइक नंबर हम तभी कहेंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग एक रेशनल पॉलिनोमियल मिले। या ट्रांसीडेंटल, ऐसे समझ लो कि ट्रांसीडेंटल जो भी पॉलिनोमियल होगी उसके अंदर साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ई की पावर एक्स है, ये सब आपको मिलेंगे, है ना। एवरी रियल पॉलिनोमियल नीड नॉट बी, मतलब ये समझो, यहाँ पे लिखो। हाँ, मैं एक बात बताता हूँ, फैक्ट है ये, कि एवरी रियल पॉलिनोमियल, जो रियल पॉलिनोमियल होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अलजेब्राइक हों। रियल पॉलिनोमियल नीड नॉट बी अलजेब्राइक। हर एक रियल पॉलिनोमियल अलजेब्राइक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसका काम आएगा इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखवा दिया। जैसे ये हमारे पास ई की पावर एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, इसके बारे में मैंने बताया आपको, ये ट्रांसीडेंटल पॉलिनोमियल है। और जैसे फोर ई की पावर माइनस एक्स ले लो, साथ में साइन एक्स माइनस वन बराबर ज़ीरो ले लो, ये भी हमारे पास एक ट्रांसीडेंटल पॉलिनोमियल है, जिसके अंदर एक्स रह सकता है, एक्स के साथ में भी साइन कॉस को आप ले सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास कैसे होने वाले हैं, ट्रांसीडेंटल पॉलिनोमियल होने वाले हैं। अदरवाइज बाकी अलजेब्राइक पॉलिनोमियल, जैसे इस टाइप का कोई आपके पास पॉलिनोमियल ही आता है इन एक्स वेरिएबल में टोटली, तो हमारे पास कैसा पॉलिनोमियल रहता है, अलजेब्राइक पॉलिनोमियल रहता है। क्लियर? ये तो हो गया ओवरव्यू कि एरर क्या होगी, ट्रंकेशन एरर क्या होगी। एरर टेलर या मैक्लॉरिन की हेल्प से निकालेंगे, है ना। टेलर हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि आगे आने वाले जितने भी हमारे मेथड्स होंगे उनकी जब हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस को प्रूफ कर रहे होंगे तो वहाँ पे टेलर सीरीज का बहुत यूज़ होगा, उसी की हेल्प से हम कर पाएंगे, क्योंकि आपका ये पेपर सब्जेक्टिव है तो आपको हर एक प्रूफ को लेके चलना पड़ेगा लगभग लगभग, है कि नहीं। तो अब आपके पास आता है कि मेथड कितने होते हैं, दो मेथड होते हैं, एक हमारा डायरेक्ट मेथड होता है और एक इटरेटिव मेथड होता है। इटरेटिव मेथड का मतलब होता है कि उसमें इटरेशंस आती हैं, वो सीकेंट के थ्रू आ सकती हैं, बाइसेक्शन के थ्रू आ सकती हैं, या फिक्स पॉइंट इटरेशन के थ्रू आ सकती हैं, या रेगुलर फाल्सी के इटरेशन के थ्रू आ सकती, किसी के भी थ्रू आ सकती हैं। तो फिलहाल पहले मैं डायरेक्ट मेथड को डिस्कस करूंगा, है ना। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ध्यान दो। देखो डायरेक्ट मेथड, ओह, डायरेक्ट, व्हाट इज डायरेक्ट मेथड? मान लो एफ एक्स अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है एन डिग्री की, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। एफ एक्स अगर हमारे पास एन डिग्री की पॉलिनोमियल है देन, तब हम क्या कहेंगे, इसके बारे में सोच के बताओ। अगर हमारे पास एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री एन है तो फिर हम क्या कहेंगे इसके बारे में। इसके बारे में कुछ तीन चार बातें हम लिखवा देते हैं फिर वर्क करते हैं। पहली बात इसके बारे में ये है कि एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, मतलब हर एक पॉलिनोमियल जो एन डिग्री की होगी ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास एन रूट होंगे, है ना। यहाँ पे लिख लो, एवरी पॉलिनोमियल, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन हैज़ एग्जैक्टली वन एन रूट, हैज़ एग्जैक्टली एन रूट। ठीक, दूसरी बात ये है कि इफ़ एन इज़ ऑड, ध्यान देना इन बातों को, अगर एन ऑड है, एन का मतलब कि पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड है, देन पॉलिनोमियल, देन द polynomial has at least one root, polynomial has at least one root,
देखो रूट्स इसके पास कॉम्प्लेक्स भी मिल सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ बात करनी है सारे के सारे जितने मेथड जो कुछ मैं कराऊंगा सारे के सारे रियल रूट पे बात करेंगे, ये नहीं है कि इमेजनी पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर n हमारे पास ऑड है देन द पॉलिनोमियल हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट, है ना, वेयर वेयर साइन वेयर साइन उस रूट का साइन की बात कर रहे हैं अपोजिट टू द लास्ट टर्म, अपोजिट टू द लास्ट टर्म। हालांकि ऐसा आप लोग सब जानते हैं, लेकिन ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा आप लोगों ने। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये ले लो x³ - 1, है ना, जब आप इसको ओपन करोगे तो आएगा x-1 x² + x+1। यहाँ से तो कॉम्प्लेक्स मिलेगा, मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से जो रूट मिलेगा वो x बराबर क्या मिलेगा 1। तो देखो ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का लास्ट टर्म का साइन क्या है +1, यहाँ पे क्या मिल रहा है -1 है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है +1, तो देखो अपोजिट है साइन इसका। समझ पा रहे हो? बहुत अच्छा है यार, मतलब मज़ेदार चीज़ें हैं आपके पास है। दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा फैक्ट लिखो। तीसरे के बारे में हम कहेंगे अगर n इवन है, इफ n इज इवन, अगर n इवन है एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, मतलब पावर यानी डिग्री इवन है एंड कांस्टेंट, जो पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, और कांस्टेंट टर्म हमारी कैसी है नेगेटिव, देन इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव रूट, देन इक्वेशन हैज at least one positive and one negative रूट। और रियल ही होगा वो, ठीक है, रियल ही होगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हमारे पास 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है, ठीक, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये ले लेता हूँ x⁴ - 1, ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है, और कह रहा है जिसका कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है। देखो डिग्री 4 है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास नेगेटिव है, तो कह रहा है उसके पास एक पॉजिटिव रियल रूट होगा और एक नेगेटिव रियल रूट होगा, कंफर्म है। तो इसको मैं अगर ओपन करूं तो कैसे करूंगा, x² - 1 x² + 1, ये आ जाएगा हमारे पास x - 1 x+1, ये हो गया x² + 1। तो यहाँ से देखो एक हमारे पास पॉजिटिव रूट और एक हमारे पास नेगेटिव रूट, दो रूट हमको यहाँ से मिल गए। क्लियर? तो अगर n इवन है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास नेगेटिव है तो इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट, कम से कम उसके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट तो होगा ही होगा, कंफर्म। फोर्थ देखो क्या है हमारे पास, इफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज़ रियल कोफिशिएंट, इफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज़ रियल real coefficient, the imaginary root occur, the imaginary root occur in pair, जो इमेजनरी रूट है वो पेयर के अंदर आता है, ये बात आपको पता है। एंड इफ पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज रेशनल कोफिशिएंट, इफ polynomial equation is rational, if polynomial equation has rational coefficient then irrational root occur in pair, then irrational root occur in pair। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक, पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज अ रियल कोफिशिएंट, उसके कोफिशिएंट कैसे हैं रियल, तो इमेजनरी रूट पेयर में मिलेंगे। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन का रेशनल कोफिशिएंट है तो इरेशनल रूट हमारे पास कैसे होंगे, पेयर के अंदर मिलने वाले हैं। तो ये 3-4 फैक्ट हमने आपको बताएं कि अगर इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है और लास्ट में नेगेटिव टर्म है तो आप आंख बंद करके ये बता सकते हैं इसके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव रूट होगा। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड है तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं एक रियल रूट ज़रूर होगा कम से कम। अगर ये 2 बातें हो गई, और दूसरी पहली बात जो मैंने लिखवाई थी, हर एक पॉलिनोमियल के पास n रूट होते हैं, ठीक।
अब इसके बाद आता है हमारा मेथड जिसको हम बोलते हैं डिस्कार्ड रूल, है ना। डिस्कार्ड रूल क्या होता है? व्हाट इज डिस्कार्ड रूल? कार्ड रूल के बारे में आप क्या जानते हैं और ये होता क्या है, इसके बारे में आपको बात करनी है। ठीक, देखो, पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0 हैज मोर देन मोर नंबर, a polynomial equation fx बराबर 0 cannot have more number of positive, more number of positive real root, number of positive real root, then the number of change of sign, then the number of change of in the number of change of sign in the coefficient of fx, then the number of change of sign in the कोफिशिएंट fx। कहने का मतलब ये रूल कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, आप क्या देखो, उसका साइन चेंज देखो, है ना। तो कह रहा है कि कैन नॉट हैव अ मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट रियल रूट, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में पॉजिटिव रियल रूट उसके पास नहीं होंगे। आप नंबर ऑफ साइन, मतलब सिंपल सा है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, है ना, ऐसे थ्योरी समझने में दिक्कत होती है। जैसे एफ एक्स बराबर, अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस के 5x माइनस का 10, ये आपके पास जैसे कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब देखो इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव। तो प्लस से माइनस पे गया, माइनस से प्लस पे गया, फिर प्लस से माइनस पे गया। एक बार यहाँ साइन चेंज हुआ, एक बार यहाँ साइन चेंज हुआ, एक बार यहाँ साइन चेंज हुआ। कितनी बार साइन चेंज हुआ? 3 बार साइन चेंज हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ 3 साइन चेंज। तो इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव रूट जो होंगे, है ना, एट मोस्ट पॉजिटिव रूट, इसके पास ज्यादा से ज्यादा 3 पॉजिटिव रूट होंगे। अगर होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि एक भी इसके पास पॉजिटिव रूट ना हो। मेरी बात को समझना, ऐसा हो सकता है कि इस पॉलिनोमियल के पास एक भी पॉजिटिव रूट ना हो, लेकिन ये 3 बार साइन चेंज कर रहा है। लेकिन अगर हुए पॉजिटिव रूट तो ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे। और दूसरी बात, ये इवन नंबर पे कम होते हैं। देखो, या तो 3 इसके पास पॉजिटिव रूट होंगे, या तो इसके पास एक पॉजिटिव रूट होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास एक भी पॉजिटिव रूट ना हो, ठीक, 0 पॉजिटिव रूट हो सकता है। इवन नंबर पे कम होता है ना। लेकिन अगर हुए इसके पास तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉजिटिव रूट होंगे, क्योंकि 3 बार इसका साइन चेंज हुआ है। जितनी बार साइन चेंज होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट हमारे पास उतने ही मिलते हैं इसके पास, ठीक। जैसे मान लो, अगर मैं इसके बारे में बात कर लूँ कि एफ एक्स बराबर हमारे पास ऐसा कुछ, क्या, x² क्यूब x² प्लस का x माइनस 2 बराबर 0। इस केस में देखोगे ये प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए माइनस, यहाँ साइन चेंज नहीं, यहाँ साइन चेंज नहीं, साइन बस यहाँ पे चेंज हुआ, तो इसको हटाओ। एक बार साइन चेंज हुआ, 1 साइन चेंज, है ना। जितनी बार साइन चेंज हुआ, एट मोस्ट, यहाँ से पता चला एट मोस्ट 1 पॉजिटिव रूट। अगर इसके पास रूट हुआ तो एक पॉजिटिव रूट होगा। ऐसा भी हो सकता है इस इक्वेशन के पास एक भी पॉजिटिव रूट आपको ना देखने को मिले। क्लियर? ओके। सेम काम हम नेगेटिव रूट के लिए भी करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखो, ये हो गया पहला। दूसरा लिखो, दूसरा है द नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट, नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट ऑफ एफ एक्स बराबर 0, ऑफ एफ एक्स बराबर 0 कैन नॉट एक्सीड by the number of change of sign, by the number
ऑफ by the number of change of sign in the coefficient of f माइनस ऑफ x, है ना। कह रहा है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है उसमें x की जगह पे आप माइनस एक्स रख दो, फिर उसके नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन देखो, उनसे ज़्यादा नेगेटिव रूट नहीं हो सकते। यही काम पॉजिटिव रूट के लिए भी बोला है कि पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव अ मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट, है ना, देन द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन इन द कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स। ठीक, जैसे मैं मान लो जो पॉलिनोमियल थी उसी में, है ना, हमारे पास एफ एक्स बराबर ये था, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये लिया था। अगर इसमें माइनस एक्स हम रखते हैं तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू, तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस माइनस, एक बार साइन चेंज, दो बार साइन चेंज, है ना, टू साइन चेंज। तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ नेगेटिव रूट, है ना, एट मोस्ट टू नेगेटिव रूट, ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास दो नेगेटिव रूट होंगे, दो से ज़्यादा नेगेटिव रूट इसके पास नहीं हो सकते। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है इसके पास एक भी नेगेटिव रूट ना हो, लेकिन अगर हुए तो दो नेगेटिव रूट हमारे पास होंगे। ऐसा भी हो सकता है जीरो नेगेटिव रूट हो। और ये जो रूट्स कम होते हैं, जैसे किसी में मान लो 15 बार साइन चेंज कर रहा है, तो वो इवन नंबर पे कम होते रहते हैं। जैसे या तो 15 नेगेटिव पॉजिटिव रूट होंगे, या तो 13 पॉजिटिव रूट होंगे, या तो हमारे 11 पॉजिटिव रूट होंगे। इस तरीके से इवन नंबर पे कम होते रहते हैं। ये नहीं है कि आप 8 नंबर पे कम कर दो। क्लियर? तो मैं नोट्स में लिखवा भी देता हूँ, देख लो, नोट्स करके लिख लो। यहाँ पे नोट्स हमारा ये है कि द नंबर ऑफ रियल रूट, द नंबर ऑफ रियल रूट्स इज आइदर, the number of real root is either equal to the number of sign change, is either equal number of sign change, नंबर ऑफ रियल रूट जो होंगे या तो वो नंबर ऑफ साइन चेंज के बराबर होंगे और लेस देन is less than the number of sign change by an even integer, less than the number of sign change by the even integer. इसका मतलब क्या हुआ? जो नंबर ऑफ रियल रूट होंगे या तो नंबर ऑफ साइन चेंज के बराबर होंगे, या बराबर नहीं होंगे तो इवन नंबर में वो कम होते रहेंगे। जैसे यहाँ पे दो नेगेटिव रूट हैं, या तो दो होंगे या तो दो माइनस दो यानी जीरो नेगेटिव रूट होगा, या तो एक भी नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा था दो भी हो सकते हैं, एक भी नहीं हो सकता। क्लियर? ये पहली बात हो गई। दूसरी बात मैंने यहाँ से ये ऑब्जर्व की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप पहले से डबल स्टार लगा लो, कि इफ द नंबर ऑफ साइन चेंज इज 0 और 1, इफ द नंबर ऑफ साइन चेंज इज 0 और 1, मतलब नंबर ऑफ साइन चेंज या तो 0 हो या फिर 1 हो, देन द नंबर ऑफ रूट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइन चेंज, देन द नंबर ऑफ रूट इज equal to the number of sign change। समझ में आई बात? कि जो नंबर ऑफ साइन चेंज अगर 0 मिल जाए या फिर 1 मिले, तो उस केस में हम बोल देंगे कि जो नंबर ऑफ रूट होंगे वो साइन चेंज के बराबर होंगे। अगर उससे ज़्यादा मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उतने होंगे, या फिर इवन नंबर में वो कम होते रहेंगे। क्लियर? ऐसा तीसरा नेगेटिव के लिए बोल सकते हो कि नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट इज इक्वल टू द साइन चेंज, और एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू, ये जो हमने लिखा है ये यही है। इसीलिए हमने यहाँ रियल रूट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या तो नंबर ऑफ साइन चेंज के बराबर होगा या फिर वो नंबर ऑफ साइन चेंज से
लेस होगा इवन इंटीजर से, ठीक। द रूल डज नॉट गिव द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रियल रूट, है ना, यहाँ पे ये लिख लो, द रूल डजंट गिव द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रियल रूट। मतलब ये ऐसा आप नहीं बता सकते हो कि ये रूल हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ रियल रूट दे देगा, पॉसिबिलिटी दे देगा कि कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे इस तरीके से बता देगा, है ना, कितने नहीं होंगे ये भी बता देगा। लेकिन आप ये सोच लो कि ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट देते तो फिर थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो जाएगी, है ना। अब थोड़ा सा मैं रूट के बारे में आपको समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन में लेता हूँ एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस का 5x प्लस 1, ठीक, ये है हमारे पास। अब इसके पास साइन चेंज कितना है, एक प्लस है, माइनस से प्लस है, प्लस से माइनस में गया, माइनस से प्लस में, टू साइन चेंज है। का मतलब हुआ एट मोस्ट टू पॉजिटिव रूट। ठीक, दूसरा बात, आप एफ माइनस एक्स कर सकते हो यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस का आएगा 5x प्लस का आएगा 1, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस एक साइन चेंज, है ना, 1 साइन चेंज। इसका मतलब हुआ एट मोस्ट 1 नेगेटिव रूट। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास रूट मिलेंगे रियल तो कितने मिलेंगे, है ना, टोटल नंबर ऑफ एट मोस्ट रियल रूट कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम रियल रूट्स 3 मिल जाएंगे इस वाली इक्वेशन के पास, इससे ज़्यादा तो मिल नहीं सकते किसी भी हालत में। अब इनको कैसे सोचा जाए, तो इनको सोचने के लिए हम करते क्या हैं, जैसे जो फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x² माइनस का 5, इसको जीरो करते हैं। डेरिवेटिव होता है स्लोप, देखते हैं स्लोप कहाँ पे जीरो हो रही है। स्लोप जीरो हो रही है x² बराबर 5/3 पे, ये x बराबर प्लस माइनस रूट 5/3 पे, यहाँ पे स्लोप जीरो हो रही है। क्लियर, ये x की वैल्यू हमारे पास निकल आई। मतलब हम इस वाली टर्म को ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस अंडर रूट 5/3 ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट 5/3, ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। मैं देख रहा हूँ कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, जैसे जो पॉलिनोमियल फंक्शन है हमको डिफाइन किया गया है, ये इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है और डिक्रीज कहाँ पे कर रहा है। डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है जिस इंटरवल में, वहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और डेरिवेटिव नेगेटिव होता है जिस इंटरवल में, वहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो जैसे ये जो रूट हमको यहाँ से मिला इस तरीके से, तो ये वाला जो है एफ डैश एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये पॉजिटिव, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो एक होता है वेवी कर्व मेथड, तो वो बताता है कि जो हमारे पास ये रूट होता है, एक नेगेटिव निकलेगा तो उसको यहाँ पे लिख लो, माइनस का 5/√3, पॉजिटिव आएगा तो उसको यहाँ पे लिख लो, फिर उस पर ऐसे छतरी टाइप बना दो ऐसे, फिर एक तरफ से स्टार्ट करो प्लस माइनस प्लस। जैसे यहाँ पे तुमने पॉजिटिव लगाया है तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ वहाँ ये इंक्रीज करेगा, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पे डिक्रीज करेगा। यहाँ से आइडिया लगा, तो आइडिया हमको ये लगा, इधर ये रियल लाइन जो है पूरी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, इधर ये रियल लाइन पूरी प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस का 5 इसके अंदर यूनियन ले लेते हैं अंडर रूट 5/3 से लेके इन्फिनिटी के अंदर। इस केस में जो एफ एक्स है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, और ये अंडर रूट 3 माइनस से लेके अंडर रूट 5/3 के बीच में जो फंक्शन है एफ एक्स वो डिक्रीज कर रहा है। ऐसे मैंने आइडिया लगाया, यहाँ से डिस्कार्ड रूल से तो हमको पता चला इसके पास मैक्सिमम हमारे पास 3 रियल रूट होंगे, 2 पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुए तो, और एक नेगेटिव। तो मैं आइडिया लगा रहा हूँ कैसे कैसे होंगे।
रियल रूट का मतलब ये है कि फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने रियल रूट होंगे, है ना। तो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं कि ग्राफ कैसा इसका बनेगा। देखो यहाँ से हमको एक बात पता चली, एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ ऐसे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ मैं, ये हमारा √5/3, ये हमारे पास माइनस का √5/3, 2 पॉइंट है। कह रहा है कि इसके बीच में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो पीछे यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है ये वाला, है ना, और इस वाले पार्ट में इंक्रीज कर रहा है। मतलब कि यहाँ से इस पॉइंट तक फंक्शन इंक्रीज करेगा, फिर इस पॉइंट तक इसके बीच में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और इन दोनों पॉइंट पे, ये जो 2 पॉइंट हमारे पास, ये √5/3, यहाँ पे √5/3, ये हमारे पास स्लोप है, जहाँ पे स्लोप 0 हो रही। तो यहाँ पे कुछ स्लोप बनाना पड़ेगा ऐसे, यहाँ पे भी कुछ स्लोप ऐसे बनाना पड़ेगा। समझना ध्यान से, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो लेफ्ट टू राइट ग्राफ देखना है ना, लेफ्ट टू राइट देखो। और दूसरी बात, देखो फंक्शन की वैल्यू 0 पे कहाँ है, 0 जब रखोगे तो 1 पे जा रहा है। फंक्शन f0 पे इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो यानी 1 से होके ये पास होगा, यानी जो फंक्शन गए वो 1 से पास होगा, ऐसे बनेगा, इस तरीके से, इस तरीके से इसको कट करेगा। यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है ऐसे, इसके बाद ये इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करता हुआ ऐसा जाएगा, और इससे पहले भी ये इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करते हुए ये ऐसे जाएगा। तो फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। मैं फिर ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट ग्राफ होगा, ध्यान दो। स्लोप देखो यहाँ पे 0 हो रही है इस वाले पॉइंट पे, स्लोप इस वाले पॉइंट पे 0 हो रही है। फंक्शन 0, 1 से पास हो रहा है, क्योंकि f0 पे इसकी वैल्यू 1 है। ठीक, तो ये एक्स एक्स को कितनी बार कट करा, 1, 2 और 3, है ना। तो यहाँ से आइडिया लगा, आइडिया मेरे पास मैक्सिमम 3 रियल रूट मिलेंगे। ठीक, और यहाँ से ये बात भी पता चली कि 2 रूट हमारे पास देखो पॉजिटिव मिल रहे हैं, मिलेंगे तो मिलेंगे, 2 पॉजिटिव मिलेंगे, देखो इधर एक्स एक्सिस के इधर है, और 1 रूट हमको ये नेगेटिव मिल रहा है। यही तो आया था हमारे पास डिस्कार्ड रूल से। ये देखो यहाँ पे यही तो मैंने समझाया आपको डिस्कार्ड रूल से। समझ में आई बात। तो ये है डिस्कार्ड रूल का जलवा, तुम ऐसे समझ लो कि जिस तरीके से हम डिस्कार्ड रूल को अप्लाई करते रहेंगे और हमको रूट्स मिलते रहेंगे, उस हिसाब से वर्क हमारा होता रहेगा। समझ में आ गई बात। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है कि अगर एफ एक्स बराबर हमको ऐसा दिया गया है, 8x³ माइनस 12x² माइनस का 2x प्लस 3 बराबर 0। तो देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, फिर प्लस, एक बार साइन चेंज, नो साइन चेंज, फिर एक बार साइन चेंज, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो एट मोस्ट 2 पॉजिटिव रूट, ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास 2 पॉजिटिव रूट मिलेंगे, है ना। और f में जब माइनस ऑफ x रखेंगे आप, तो आ जाएगा -8x³ माइनस का 12x² प्लस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे साइन चेंज नहीं, यहाँ पे साइन चेंज है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं, है ना। तो एट मोस्ट एक बार साइन चेंज हो रहा है, मोस्ट 1 नेगेटिव रूट। मैं डिस्कार्ड रूल लगा रहा हूँ, मतलब पॉलिनोमियल के पास ज़्यादा से ज़्यादा रियल रूट मिलेंगे तो 3 मिलेंगे, ऐसा हो सकता है 3 ना मिले, एक ही मिले रियल रूट, है ना। क्योंकि ये एक बार साइन चेंज कर रहा है तो एक नेगेटिव रूल तो कम कन्फर्म हो गया यहाँ से, लेकिन यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार में इवन कम होता है, यानी 2 मिलेंगे या तो एक भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं, या तो 2 मिलेंगे या तो एक भी नहीं मिलेगा। अब इसको आप देखिएगा उसी हिसाब से, जैसे उसको मैंने उसका एनालिसिस बताया ना, f' निकालिएगा, फिर उस हिसाब से करके देखिएगा। ठीक है, अगर हो जाए तो बताइएगा, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, है ना। यहाँ से आइडिया डिस्कार्ड रूल से तुमको पता ही चल गया कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन e⁴x sin x बराबर 0, इसके पास कितने रूट होंगे, इसको ग्राफिकल मेथड से देख लेते हैं। जैसे sin x का ग्राफ हमारा ऐसा होता है, ठीक, e⁴x का ग्राफ ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखो
कि ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा एक रूट, जितने इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, अगर इस तरीके से हम लिख रहे हैं ना, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर एक्स बराबर साइन ऑफ एक्स, तो साइन एक्स और ए की पावर एक्स जितनी बार एक दूसरे को कट करेंगे वो हमारे पास क्या देगा, रूट देगा। यहाँ से हमको रूट पता चलेंगे। तो इस तरीके से इनफाइनाइट रूट होंगे इसके पास, है ना, इनफाइनाइट रूट होंगे। लेकिन हाँ, अगर ये इनफाइनाइट रूट होंगे कहाँ पे, इंटरवल दिया ही नहीं, आर के अंदर होंगे इनफाइनाइट रूट, पूरे आर में। लेकिन अगर ये जीरो से ये वाला इंटरवल देता आपको, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये ग्राफ इधर की तरफ भाग रहा है और ये इधर की तरफ, तो कोई नो रियल रूट, है ना, नो रियल रूट, कोई भी रूट इसके अंदर नहीं मिलेगा। क्लियर, समझ में आया? ये हो गया डिस्कार्ड रूल और उससे रिलेटेड। अब कल हम स्टार्ट करेंगे इटरेटिव मेथड क्या होते हैं, और इटरेटिव मेथड में बाइसेक्शन वगैरह कल बताएंगे, ठीक है। उनसे रिलेटेड जो भी टर्म होंगे उनके बारे में आपसे डील करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।